जय हिंद दोस्तों। हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी के सारे पार्ट्स देख लेते हैं और उसके बाद सारी अनुसूचियाँ देख लेते हैं। हम सभी को पता है पॉलिटी में टोटल 22 भाग होते हैं और इस समय जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन जब संविधान बना था तो महज 8 अनुसूचियाँ ही थी। अभी हम लोग को क्या करना है कि सारे आर्टिकल्स भी देख लेंगे, सारे पार्ट्स देख लेंगे, सारी अनुसूचियाँ देख लेंगे और उसके बाद एक छोटा सा वीडियो और लाएंगे तो उसमें आपके सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देख लेंगे और जो भी संविधान बनने का जो प्रोसेस था वो देख लेंगे। तो हम लोग टाइम ख़राब न करते हुए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बात और आपको ध्यान रखनी है कि वीडियो देखने से पहले आपको अपने कान में ईयरफोन लगा लेना है और बहुत ध्यान से, महज 20 से 25 मिनट 30 मिनट का ही वीडियो बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसको सुनते जाना है तो आपका पॉलिटी कंप्लीट ही हो जाएगी, आप यकीन मानिए। शुरू करते हैं भाग 1। आप सभी को पता है संविधान में कुल 22 भाग है, उसमें से भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 1 में जो सब्जेक्ट है वो आपका है संघ और उसके राज्य के क्षेत्र। क्या सब्जेक्ट है? संघ और उसके राज्य के क्षेत्र, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद भाग 2 आता है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक के हैं और इसमें जो बात की गई है तो नागरिकता की बात की गई है। उसके बाद आता है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। मतलब किसी भी जब कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आप अधिकारों से संबंधित कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आए कि किस भाग से संबंधित है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आपको ध्यान रखना है भाग 3, जहाँ पर भी हमारे अधिकारों की बात होगी। भाग 3 अधिकारों की बात मतलब भाग 3। नेक्स्ट भाग है 4। भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। ये पूर्णतः राज्य के अधीन होता है। अभी हम लोग जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब इसको और क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके बाद भाग 4 में बाद में 4 का जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। हमने बताया ना, सारे संविधान संशोधन के लिए एक अलग से हम आपको वीडियो ही डाल देंगे, तो पढ़ लेंगे तो कुछ बचेगा नहीं आपका फिर। तो भाग 4 का में संविधान संशोधन के द्वारा एक पार्ट जोड़ा गया, भाग 4 का बोलते हैं उसको। उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद नेक्स्ट है भाग 5। भाग 5 में जो है संघ की चर्चा की गई है। संघ मतलब जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद है, इन सब के बारे में चर्चा किसमें की गई है? संघ में की गई है। संघ के बारे में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के बारे में एक ट्रिक होती है, ट्रिक से आपको बता देंगे। पकानी को का द्वयोदशम, राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति की चर्चा है, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का महाभियोग है। सारे आपके जब आर्टिकल्स अभी हम जस्ट कुछ ही सेकंडों में जब पढ़ेंगे तो सारे आपके क्लियर होते चले जाएंगे। भाग 5 के बाद चर्चा की गई है भाग 6 में। भाग 6 में आ जाएगा आपका भाग 6 में आपका आ जाएगा अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। तो इसमें जो चर्चा की गई है वो राज्य के संबंध में चर्चा की गई है। उसके बाद आता है भाग 7। भाग 7 में चर्चा की गई है संविधान और संविधान के संशोधन के नियमों के बारे में। तो जब भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि संविधान के संशोधन की चर्चा किस में की गई है तो आपको ध्यान रखना है भाग 7 में। इसके बाद भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनकी चर्चा की गई है। और भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क्लॉज ए से लेके क्लॉज 15 तक 15 तक की चर्चा की गई है। इसमें पंचायतें जोड़ी गई हैं। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी जो है इसमें से कुछ चीज़ें डाली गई हैं। उसके बाद भाग 9 का आता है। भाग 9 का आता है। उसके बाद भाग 9 खा आता है। दो इसमें सब क्लॉज हैं, मतलब एक होता है ना, जैसे क्वेश्चन 1 का पार्ट का, ऐसे ही आता है भाग 9 का पार्ट का, 9 का पार्ट खा। उसके बाद आता है भाग 10। भाग 10 में चर्चा की गई है, आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 244 से 244 का, मतलब अनुसूचित जातियों के बारे में और अनुसूचित जनजातियों के बारे में। उसके बाद चर्चा की गई है भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेके 263 के तक में। इसमें संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध होता है, इसी में आपको बताया जाता है कि किस विषयों पे जो कोई अगर योजना बनानी है, कोई किस विषय पर चर्चा करनी है तो राज्य के अधीन कौन शक्तियाँ होंगी, केंद्र के अधीन कौन शक्तियाँ होंगी, इन सब के बारे में चर्चा भाग 11 में की गई है। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक के लिए चर्चा की गई है। वित्त और संपत्ति के बारे में चर्चा की गई हैं। उसके बाद आता है भाग 13। भाग 13 में अनुच्छेद 301 से लेकर 307 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होता है, वाणिज्य, इसके सबके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद भाग 14। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक की बात की गई है। उसके बाद भाग 14 का भी एक क्लास होता है, उसे बोलते हैं भाग 14 का या भाग 14 ए। तो उसमें अनुच्छेद 323 ए से लेकर 323 बी और अधिकरण की बात करी गई है। उसके बाद आता है भाग 15। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के का तक की चर्चा की गई है और इलेक्शन की चर्चा की गई है, चुनाव की चर्चा की गई है। किसमें? भाग 15 में।
उसके बाद आता है भाग 16। भाग 16 के अनुच्छेद 330 342 तक चर्चा की गई है। उसके बाद भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजभाषा की चर्चा निम्न में से किस भाग में की गई है, तो भाग 17 होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है ये। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, क्योंककि इसमें जो है इमरजेंसी के बारे में बात की गई है, आपातकाल के बारे में बात की गई है। उसके बाद भाग आता है भाग 19। भाग 19 में अनुच्छेद 361 से लेकर 367 361 से लेकर 367 तक के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद है भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की चर्चा निम्न में से किस भाग में की गई है, क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होता है भाग 20। लेकिन संविधान संशोधन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो उसका आंसर होता है अनुच्छेद 368। उसके बाद है भाग 21 और अनुच्छेद 21 डिफरेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। भाग 21 में अनुच्छेद 369 यानी 369 से लेके 392 तक जो है चर्चा की गई है। उसके बाद में भाग 22 अनुच्छेद 393 से लेके 395 तक। संविधान में टोटल जो है 395 ही अनुच्छेद हैं, बढ़ा के बहुत कर दिए गए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन जब भी आता है कि संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो आपको हमेशा मारना है 395, क्योंकि 395 के बाद में जो भी जोड़े गए हैं संविधान संशोधन के द्वारा उनको क्लॉज में जोड़ा गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान की प्रमुख अनुसूची के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है, लेकिन पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। पहले की संख्या कितनी थी अनुसूचियों की, 8 थी। ठीक है। अब देख लेते हैं प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए आप यहाँ पे। तो पहली अनुसूची में किसकी बात की गई है, पहली अनुसूची में बात की गई है राज्य और संघ राज्य के क्षेत्र की। दूसरी अनुसूची में बात की गई है विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। इन सभी के जो वेतन मिलेगा और उनको जो भत्ता दिया जाएगा उसके बारे में चर्चा की गई है। आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति का वेतन भारत में किसी भी संवैधानिक पद के वेतन की तुलना की जाए तो उसमें सर्वाधिक वेतन जो है राष्ट्रपति का ही होता है, जिसका वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति आता है 4 लाख रुपए प्रति माह। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जैसे राज्यपाल हो गया, वो लोकसभा उपाध्यक्ष हो गया, इनके सबके वेतन होते हैं 3.5 लाख रुपए प्रति माह। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसका वेतन होता है 2.8 लाख यानी कि 2,80,000 रुपये प्रति माह। मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं या जो उच्च न्यायालय के मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन सबका वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है। ये भी आपको बात जो है थोड़ी सी ध्यान रखनी है। उसके बाद में आप नेक्स्ट देखिए तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में आपको देखना है कि विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा की गई है, शपथ। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि शपथ की जो चर्चा की गई है उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा संविधान में अलग से की गई है, संविधान में भाग 5 में की गई है इन दोनों के शपथ की चर्चा। तो इसी वजह से तीसरी अनुसूची में इन व्यक्तियों के शपथ की चर्चा नहीं की गई है। इसके बाद आता है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में आपको ध्यान रखना है, इसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में चर्चा की गई है, राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। उसके बाद आती है पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसके जो क्षेत्र में रहते हैं अनुसूचित वर्ग के लोग, उनके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची में आप सभी को पता है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अनुसूची भी है। इसमें शक्तियों के विभाजन की चर्चा की गई है, मेनली कि किस विषय की शक्तियाँ जो हैं केंद्र सरकार के पास होंगी, किस विषय की शक्तियाँ जो हैं राज्य सरकार के पास होंगी, और किस विषय की शक्तियों के बारे में दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के योजनाएं बनाएंगे। जैसे आपको इसमें एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कई बार कि जो जनगणना होती है, जनगणना संघ सूची या केंद्र सूची का विषय होता है, लेकिन जबकि जनसंख्या है, जनसंख्या को कंट्रोल करना है, जनसंख्या के बारे में नीति कोई बनाना है, तो वो समवर्ती सूची का विषय है। उसमें राज्य सरकार भी अपना कोई विचार दे सकती है और केंद्र सरकार भी अपना विचार दे सकती है और उस पर कोई नियम या कानून बना सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची।
इस 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आप सभी को पता होगा कि इस प्रारंभ में जब संविधान भारत का बनके तैयार हो गया था और उसके बाद जब भारत के राज्यों का बंटवारा किया गया था तो भाषाई आधार पर ही बंटवारा किया गया था और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो गया। टोटल राज्य थे उस समय 14, लेकिन अब जो है भारत में कितने राज्य हैं आप सभी को पता होगा, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन भारत में इस समय जो भाषाओं को मान्यता प्राप्त है वो महज 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है संविधान के द्वारा। ठीक है, इसमें से 14 भाषाएं तो शुरुआत में ही थी, बाद की भाषाएं जो हैं वो विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। जैसे आपको जब बताया ना, नेक्स्ट एक जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको संविधान संशोधन ही अलग से बता देंगे, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए 9वीं अनुसूची। इस 9वीं अनुसूची को अलग से जोड़ा गया था। पहले 8वीं अनुसूची थी संविधान में, उसके बाद 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें संविधान में 1951 में पहली बार संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें जो है जमींदारी से सारी चीज़ें जो हैं इसमें जोड़ी गई। उसके बाद आती है आपकी 10वीं अनुसूची। इसको 52वां 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। 52वें अनुसूची को 1985 में अलग से जोड़ा गया संविधान में। दल बदल की चर्चा की गई है इसमें, दल बदल 10वीं अनुसूची दल बदल। उसके बाद आता है आपका 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया और इसमें जो पंचायत है उसके बारे में चर्चा की गई, ग्राम पंचायत के बारे में, पंचायत के बारे में। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 12वीं अनुसूची। इस 12वीं अनुसूची में 1993 में जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा और इसमें नगर पालिका की चर्चा की गई। तो इस प्रकार टोटल हमारी जो अनुसूचियाँ थी 12 अनुसूचियाँ हमारी हो गई हैं और 22 हमारे संविधान के भाग हो गए हैं। आपको इस वीडियो को जो है 2-3 बार बस सुन लेना है, देखना है, अच्छी बात है। अगर आप केवल सुन भी लेंगे तब भी आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद कुछ ये देखो यहाँ पे लिखा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ये आप सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय ज्ञान क्या है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, टाइम इसमें नहीं खराब करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। तो संघ सूची में सेना है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, कम्युनिकेशन है, रेल है, सेना वायुयान है, जनगणना है, सारे संघ सूची के विषय हैं। उसके बाद में राज्य सूची में पुलिस आती है, पंचायत आता है। उसके बाद संवर्ती सूची में शिक्षा, आर्थिक नियोजन, जनसंख्या, वन, विद्युत। तो कुल मिला के संघ सूची में जो वर्तमान में विषयों की संख्या है वो है 100। राज्य सूची में वर्तमान में जो विषय हैं वो हैं 61 और संवर्ती सूची में जो वर्तमान में विषय हैं वो हैं 52। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो भाग 1 के हम प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं। भाग 1 में पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और उसका राज्य का क्षेत्र। मतलब अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया एक जो राज्य हैं इन सभी राज्यों का एक यूनियन होगा, एक राज्यों का संगठन होगा, ग्रुप होगा, भारत पूरा सभी राज्यों का, और सभी शक्तियां जो हैं वो केंद्र के अधीन रहेंगी। उसके बाद अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत का संविधान ये हमको परिभाषित करता है कि वह किसी भी नए राज्य को अपने में मिला सकता है या किसी भी नए देश पे जो है उसकी बाउंड्रीज़ को अपने बाउंड्रीज़ में शामिल कर सकता है। आप मोटा मोटा समझिए कि अगर हमारा घर है और हम अपने घर को चाहें कि बगल वाला घर भी हम कब्जा कर लें और उसको अपने घर में मिला लें, तो हम लोगों को संविधान ने मान्यता दी है कि भारत की जो संसद है वो किसी भी नए देश को, जैसे पाकिस्तान है, उसको चाहे भारत की सीमा में मिला सकती है और उसको भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित कर सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 3 है, इसमें भारत के ही अंदर जो राज्य हैं उनमें से एक राज्य से 2 राज्यों का बंटवारा कर देना और उन दोनों के राज्य अलग अलग कर देना, नाम अलग अलग कर देना। जैसे उत्तर प्रदेश पहले एक ही राज्य हुआ करता था, अब उन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया तो 2 राज्य बन गए, एक उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, एक उत्तराखंड राज्य हो गया। तो इस प्रकार की शक्तियों का जो चर्चा है वो अनुच्छेद 3 में की गई है। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 में पहली अनुसूची और दूसरी और चौथी अनुसूची में, इसका मतलब है आप ऐसे समझिए कि जो आर्टिकल नंबर 2 है और आर्टिकल नंबर 3 है, इन दोनों को जब भारत की संसद इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी, तब किसी भी प्रकार का कोई भी रोक नहीं पाएगा। राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे और राष्ट्रपति भी अगर चाहेंगे तो इस पर अपना वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और इसको रोक नहीं पाएंगे।
इसके बाद चर्चा होती है भाग 2 में। भाग 2 में आप सभी को पता है कि नागरिकता संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 तक की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जब भारत का संविधान बन के लागू किया गया तो 26 नवंबर 1949 में जब भारत का संविधान इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, तो उस समय भारत के अंदर जितने भी लोग थे उन सबको भारत की नागरिकता दे दी गई। उसके बाद अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को भी नागरिकता दी गई। अर्थात पाकिस्तान में बहुत से ऐसे हिंदू रह रहे थे जो भारत आना चाहते थे, तो वहाँ से आने वाले सभी प्रकार के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उन सभी को नागरिकता दे दी गई। क्योंकि मुसलमान तो ज़्यादा आए ही नहीं, आए जो भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान के क्षेत्र से अगर कोई भी व्यक्ति भारत में आता है तो उसको भी आसानी से भारत की नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान को जाने वाले, यानी कि भारत में लोग कुछ रह रहे थे और उनको वो पाकिस्तान चले गए और वहाँ जाके वापस फिर आ गए, तो ऐसे लोगों को भी हमने भारत के संविधान ने नागरिकता दे दी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो भारत के बाहर रहते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, और अगर उन्होंने उस देश की नागरिकता नहीं ली है तो भारत की नागरिकता उनकी ख़त्म नहीं की जाएगी, भारत के वो नागरिक रहेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक ना होना। अर्थात यदि कोई व्यक्ति विदेशों में जाके वहाँ की नागरिकता ले लेता है, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से ले लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता जो है मजबूरन समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 ये कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अर्थात आपके नागरिकता का जो अधिकार है वो बना रहेगा। आपको नागरिकता का अधिकार ऐसे ही नहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि नागरिक होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप नागरिक नहीं रहे तो आपका आधार कार्ड खत्म, उसके बाद आपका राशन कार्ड खत्म, गेहूं तेल चना खत्म, सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी और आपके पास किसी भी देश का वीज़ा भी नहीं होगा, आप किसी भी देश के नागरिक नहीं होंगे, अर्थात भारत में घुसपैठिए माने जाएंगे और आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला के आपको जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि आप तो कहीं के भी नहीं नागरिक हैं। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 11 कहता है कि जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो भारत की संसद बनाएगी और भारत की संसद में भी यह अधिकार जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन रहेगा, यानी कि इस समय की अगर बात की जाए तो अमित शाह के अधीन रहेगा। भाग 2 तक ही हम इस वीडियो में रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, उसमें हम भाग 3 से लेके लगभग अन्य भागों की चर्चा कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में उतना जो है बोरिंग लगेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इतना जरूर भाग 2 तक के सारे जो है आर्टिकल्स और सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं, सभी भाग के बारे में, सभी अनुसूचियों के बारे में 2-3 बार सुन लेना है केवल आपको। आपसे वादा है कि अगर आप 2-3 बार इसको ध्यान से केवल सुन लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको क्वेश्चंस कोई भी आने वाला एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।